मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। हम देख रहे थे राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग को, और आज इसी को कंटिन्यू करते हैं कि जिन राज्यों में ऐसी सरकारें कायम होती हैं जो केंद्र सरकार के से भिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होती हैं, उन राज्यों में केंद्र के विरुद्ध एक वातावरण बन जाता है। वस्तुतः भारत में जितनी अधिक राजनीतिक दलबंदी पाई जाती है, उतनी राजनीतिक दलबंदी दूसरे किसी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रायः देखने को नहीं मिलती, क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जो सत्तारूढ़ होगा, जिस दल के हाथ में सत्ता होगी, बाकी अधिकांश दल उसका विरोध करेंगे। और विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि वे विरोधी दल में हैं। क्योंकि विरोधी दलों का काम सरकारी दल का विरोध करना होता है, आलोचना करना होता है। तो आलोचना तो बाद में होती है, विरोध पहले होता है। मतलब सरकारी दल जो भी करे, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांतों में, सरकारी दल जो भी करे, सत्तारूढ़ दल जो भी करे, दूसरे अन्य दल उसका विरोध करेंगे। विरोध करना उनका धर्म है, ठीक है। आलोचना करना धर्म है, विरोध करना धर्म नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई सत्तारूढ़ दल केवल गलत ही गलत काम करे, केवल ऐसे काम करे जो उसके ही दल को फायदा होता हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके सब काम गलत होंगे या विकास से संबंधित नहीं होंगे, वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए किए जाते हुए। ऐसा तो नहीं हो सकता। वह अनेक प्रकार के अच्छे काम भी करती है, लेकिन चूंकि विरोधी दलों का काम आलोचना करना है, तो आलोचना कम हो जाता है, विरोध ज्यादा हो जाता है। यह राजनीतिक मनमुटाव इतना ज्यादा होता है कि यदि दो दल के नेता आपस में मिलते भी हैं, तो समाचार पत्रों में समाचार आ जाता है कि दो दल के नेता आपस में मिले, कुछ गड़बड़ जरूर है। यहां तक कि हाय हेलो नमस्कार चमत्कार तक भी इन दलों के नेताओं के बीच नहीं होता। यह एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो आगे इसको देखें कि राज्यों की मांगे क्या है। कौन से राज्य? जो राज्य क्षेत्रीय दलों से संचालित हो रहे हैं, ऐसे राज्य, ऐसे राजनीतिक दल जिनको कभी भी केंद्र में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। ऐसे राज्य किस प्रकार की मांगे करते हैं? ऐसे राजनीतिक दल किस प्रकार की, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? जैसे तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब का अकाली दल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी, महाराष्ट्र की शिवसेना, वेस्ट बंगाल की वामपंथी मोर्चा, अब तृणमूल कांग्रेस, असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। और अभी दिल्ली में आप पार्टी, खैर आप पार्टी तो अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गई है। तो कहने का मतलब ऐसे राजनीतिक दल जो जिनको अधिकांशतः क्षेत्रीय या राज्यों के स्तर पर ही मान्यता प्राप्त है, ऐसे राजनीतिक दल किस प्रकार की मांगे करते हैं उसको थोड़ा सा देख लें। कि इनका सबसे पहला प्रहार है कि कानूनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बंद होनी चाहिए। जैसे कोई विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित किया, अब हस्ताक्षर के रूप से राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। एक, यदि वह उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक कानून बनकर लागू हो जाता है। दूसरा, वह उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देते हैं तभी कानून लागू होगा, अन्यथा विधेयक रद्द हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर आवश्यक टीका टिप्पणी करके, आपत्ति उठा करके वापस विधानमंडल को भेज सकता है, और विधानमंडल उस पर दोबारा विचार करेगी और पास कर दे। यदि पास कर दिया जाता है विधानमंडल के द्वारा, तब राज्यपाल को हस्ताक्षर करना पड़ता है। इसके अलावा राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को अपने पाकिट में दबा करके रख सकता है। तो 4 विकल्प हो गए।
तो इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकल्प है जिस पर राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा आपत्ति है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा भेजा जाना नहीं चाहिए। यदि मान लीजिए राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वो विधेयक को स्वीकृति देता है या नहीं देता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देने से इनकार करता है तो विधेयक वो निरस्त हो जाता है। चाहे राज्य विधानमंडल सर्वसम्मति से एक मत से भी कोई प्रस्ताव पारित करे तो भी राष्ट्रपति यदि न चाहे तो विधेयक कानून बनकर लागू नहीं हो सकता। तो राज्य सरकारों की यह सबसे बड़ी मांग है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति किसी विधेयक पर आवश्यक नहीं होना चाहिए, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है कि अनुच्छेद 356 को निरस्त किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 संवैधानिक संकट, क्योंकि राज्य सरकार, इसलिए प्रावधान यह है कि यदि राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही हैं, यदि वे केंद्रीय निर्देशों का निरंतर उल्लंघन कर रही हैं, मतलब संवैधानिक प्रावधान के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर अथवा यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए तो राष्ट्रपति उस प्रांत में संवैधानिक संकट की घोषणा करता है, मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाता है और विधानसभा को स्थगित कर दी जाती है। तो इस 356 को हटाने पर ये तुले हुए हैं। 356 धारा, अनुच्छेद 356 को निरस्त किया जाना चाहिए। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति हो। ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, IAS IPS विशेष करके, ये पूरे राज्य में प्रत्येक विभागों में मुखिया के पद पर स्थापित होते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी आपत्ति, राज्य सरकार को सबसे बड़ी आपत्ति ये होती है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के आदेशों को नहीं मानते, अवहेलना करते। तो इनका यह कहना है, चूंकि अखिल भारतीय सेवा पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, लेकिन राज्य के अधीन ये लोग नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्य सरकारों की इन राजनीतिक दलों की मांग यह है कि इन सेवाओं की समाप्ति किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाए उनको विभागाध्यक्ष के पद पर या सचिव के पद तक भी नियुक्त किया जाना चाहिए। और यदि इनको नियुक्त किया जाता भी है तो पूरा नियंत्रण राज्य सरकारों को होना चाहिए, केंद्र का उन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चौथा है, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर रोक होनी चाहिए। केंद्रीय सुरक्षा बल का पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। इन राजनीतिक दलों की यह मांग है, हम कह सकते हैं ये राज्यों की मांग नहीं है, राजनीतिक दलों की मांग है। इन राजनीतिक दलों की मांग यह है कि केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर रोक होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि राज्य सरकार किसी उपद्रव को, किसी व्यवस्था को संभाल नहीं पाती, तब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऐसी तैनाती चूंकि राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध की जाती है, इसलिए राज्य सरकारें या ये राजनीतिक दल केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर रोक लगाना चाहते हैं। फिर कुछ राजनीतिक दलों की यह भी मांग है, कुछ क्षेत्रीय दलों की यह मांग है कि केंद्र के पास केवल प्रतिरक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा, रेलवे, ये 4-5 प्रमुख विषय केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए, बाकी सब विषय राज्य सरकार को दे दिया जाना चाहिए, ये इनकी मांग है। और आखिरी है, वित्तीय संसाधन अधिक होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में राज्य सरकारों के पास यह सही है कि राज्य सरकारों के पास वित्तीय संसाधन अधिक नहीं है। लगभग 1/3 राशि वो अपने खुद से होकर के राज्य में ही उत्पन्न करते हैं, वसूल करते हैं, और बाकी 2/3 राशि प्राय केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। तो वित्तीय संसाधन की मांग ये सही है कि वित्तीय संसाधन राज्यों के पास होना चाहिए, तो ये इनकी मांग है, राजनीतिक दलों की मांग है। अब इसके समर्थन में ये लोग क्या कहते हैं, ये राजनीतिक दल या ऐसे राज्य सरकारें अपने पक्ष में क्या बात कहती हैं। सबसे पहला है कि हम स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं। ये इनका कहना है, हम स्वायत्तता चाह रहे हैं, हमको जितना अधिकार मिले हम पूरी तरह से उसका उपभोग करें,
केंद्र का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जब राज्य सरकारें स्वायत्तता का उपभोग करेंगी तो राष्ट्र भी एक होगा, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित होगी। दूसरा तर्क देते हैं कि राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्वाभाविक है, लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा को सभी सरकार स्वीकार करते हैं। सभी देशों में, दुनिया के सभी देशों में इस चीज को स्वीकार कर लिया गया है। तो लोक कल्याण का राज्य होने के कारण राज्य को कई प्रकार के कार्य करते हैं। राज्यों के कार्यों में आशातीत वृद्धि हुई है। तो जब अधिक काम कर रहे हैं तो प्रत्येक काम के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए। जिस अनुपात में काम बढ़ रहा है उसी अनुपात में उनको वित्तीय स्रोत भी होना चाहिए। तीसरा है, केंद्र सरकार कई बार राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। ये बात सही है कि केंद्र में जिस दल की सरकार है वह यदि किसी प्रांत में उसी दल की सरकार बनी है तो स्वाभाविक है उनके बीच मेलजोल रहता है, समन्वय रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। राज्य सरकार जो भी चाहती है केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई दूसरे दल की सरकार किसी राज्य में बनी हो तो फिर वहां पर मतभेद होता है और सौतेला व्यवहार केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो ये बंद होना चाहिए। और चौथा है, राज्य नगर पालिका नहीं है। कुछ विचारकों का यह कहना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्थिति सम्मानित या प्रतिष्ठित नगर पालिका के समान हो गई है। नगर पालिका पहले क्या था? 1992 के 1994 के पहले नगर पालिकाएं ऐसी हुआ करती थी, जब मर्जी आए राज्य सरकार चुनाव करा देती थी, जब मर्जी आए उसको भंग कर देती थी। चुनाव कब होना है कोई तय नहीं था, राज्य सरकार की मर्जी पर सब चीजें स्थापित थी। नगर पालिका को जैसा चाहे वैसा राज्य सरकारें अपने उंगलियों से रचाती थी। तो वही स्थिति राज्य सरकारों की हो गई है वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत। और इस प्रकार से जब भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य महत्वपूर्ण इकाइयां होती है। तो राज्य कोई नगर पालिकाएं नहीं है जिसको जब मर्जी आए केंद्र सरकार भंग कर देती है और जब उसकी मर्जी आए वहां पर चुनाव कराती है। और जब राज्यों को अधिक अधिकार मिलेंगे तो उनमें जिम्मेदारी की भावना आएगी। अभी नहीं है, क्योंकि केंद्र उनके ऊपर बैठा हुआ है और आरोप लगाने के लिए केंद्र भी है। केंद्र एकमात्र लक्ष्य होता है ऐसे राजनीतिक दलों का। तो इनका यह कहना है कि यदि राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी तो राज्यों में जिम्मेदारी की भावना आएगी। अब इसके विपक्ष में तर्कों पर विचार करें। सबसे पहली बात है, राज्य मनमानी करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत जिस प्रकार से राज्य सरकारें बंदर बांट करती हैं, जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग करती हैं, जिस प्रकार से पैसे का इतना ज्यादा अनुपयोगी कार्यों में जिस प्रकार से खर्चा करती हैं, 5000 के काम के लिए 5 लाख रुपए खर्चा करती हैं, निश्चित रूप से राज्यों को यदि अधिक अधिकार दिए जाएंगे तो राज्य सरकारें मनमानी करेंगी और फिर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। क्योंकि केंद्र को यदि आप चुप दोनों हाथ बांध कर रख देंगे तो फिर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, राज्य सरकार जैसा चाहे वैसा मनमानी करेगी। दूसरा, राष्ट्रीय एकता के लिए सशक्त केंद्र का होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं, जिस प्रकार से भारत में ऐसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से संगठन बने हुए हैं और जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं, इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार को सशक्त होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि केंद्र सरकार यदि शक्तिशाली होगी तो इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश रखा जा सकेगा। अभी आज की तारीख में देख लीजिएगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार शक्ति संपन्न होकर के काम कर रही है, राज्य सरकारें या जिस प्रकार से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पहले हुआ करती थी, वो सभी बंद पड़ गई हैं। पाकिस्तान को देखिए किस प्रकार से यूपीए के सरकार के दरमियान इसका काम कैसा होता था और आज उसकी स्थिति क्या हो गई।
तो केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। केंद्र को न केवल शक्तिशाली होना चाहिए, अपितु केंद्र को इतना अधिकार होना चाहिए कि राज्य सरकार यदि बदमाशी करे, मनमानी करे, तो केंद्र को नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। तीसरा है स्वायत्तता क्षेत्रीय दलों के द्वारा मांग की गई है। यह जो स्वायत्तता की मांग हो रही है, कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल कभी ऐसी मांग नहीं करता और न कभी ऐसी मांग किया है। स्वायत्तता की मांग किनके द्वारा की जा रही है? केवल क्षेत्रीय दलों के द्वारा, अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके। कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे मांग नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसको केंद्र में शासन करने का अवसर मिल गया तो वह ऐसी मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि अनुच्छेद 370 पूरे देश के सभी राज्यों को मिलना चाहिए, कि 370 अनुच्छेद के अंतर्गत जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकारों से युक्त किया गया था, ऐसा ही अधिकार सभी राज्यों को मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं ये? देश को तोड़ना? सोच लीजिए किस प्रकार की मानसिकता है ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की। फिर राज्यों की तानाशाही बढ़ेगी। यदि केंद्र का नियंत्रण नहीं हुआ तो राज्य तानाशाही स्थापित करेंगी, केंद्र के किसी निर्देश को नहीं मानेंगी, बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को भी हमेशा तनातनी बनी रहेगी। यदि अलग अलग दलों की सरकारें रही तो स्वाभाविक है, अमेरिका में राज्य मनमानी करते हैं तो यहां पर कौन सी बड़ी बात है? यहां पर तो ज्यादा मनमानी करेंगे। और एक बार यदि इनको शक्ति दे दी गई तो इनकी मनमानी को रोकने का कोई उपाय संविधान में फिर नहीं हो पाएगा और राज्य की एकता, राष्ट्र की एकता पूरी खत्म हो जाएगी। और आखिर है, और फिर है विघटनकारी तत्वों की प्रवृत्ति बढ़ेगी। किस प्रकार से विघटनकारी तत्व देश में काम कर रहे हैं, इनको नियंत्रित करने की राज्य सरकार को कोई मंशा नहीं है। आज लाखों की संख्या में बांग्लादेश के मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं। ये न केवल नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, अपितु इनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। ये सब घुसपैठिए हैं, शरणार्थी नहीं हैं। और राज्य सरकार इनको प्रोत्साहित कर रही है, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि इनका वोट इनको मिल सके। लाखों की संख्या में ऐसे लोग आ चुके हैं। तो क्या है? ऐसे विघटनकारी तत्व देश को तोड़ने में लगे हुए हैं और क्षेत्रीय दल इनको प्रोत्साहित करते हैं। और फिर है फ्री बीज की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मुफ्त में बांटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग मुफ्त में जो चाहिए सो ले जाओ। देखिए, चुनाव के पहले किस प्रकार से राजनीतिक दलें घोषणा करती हैं कि अब हमको यदि सरकार बनाने का मौका मिला, हमारी यदि बहुमत मिला, हमने सरकार बनाई, तो आपको ये फ्री, वो फ्री, सब चीजें लगातार फ्री देते जाइए। केवल फ्री बीज के बल पर आपको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला, सरकार को बहुमत मिला, केवल फ्री बीज के लिए। सोचिए कि एक तरफ व्यक्ति टैक्स दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार उस टैक्स के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है। पंजाब में बिजली बिल हाफ। अभी आप के अरविंद केजरीवाल रायपुर आए हुए थे, बिलासपुर आए हुए थे। बिलासपुर उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली माफ कर देंगे। मतलब 300 यूनिट तक बिजली यदि आप माफ करते हैं तो उस पैसे की भरपाई कहां से आप करेंगे? आपके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। तो फ्री बीज की प्रवृत्ति बढ़ेगी राज्य सरकारों की। ये पूरी तरह से गलत प्रवृत्तियां हैं और इस आधार पर इसके विरोधी, इसके जो समर्थक नहीं हैं, उनका यह कहना है कि राज्य सरकारों को की मनमानी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए। अब निष्कर्ष को देखें। निष्कर्ष रूप में सबसे पहली बात, राज्य सरकारें संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है, इनको केंद्र सरकार शक्तियां नहीं देती और संविधान के दायरे में रह करके इनको जो भी काम करना है इनको करना चाहिए, न कि हमेशा केंद्र पर आरोप लगाना चाहिए। जैसे दिल्ली में जब आपकी सरकार बनी तो उसने अपना पहला कार्यकाल केवल इसी आधार पर व्यतीत कर दिया कि हमको और अधिकार चाहिए,
केंद्र का हस्तक्षेप हमको नहीं चाहिए। हम चुनी हुई सरकारें हैं, जनता ने हमको बहुमत से जिताया है, हमको सत्ता सौंपी है, इसलिए हम अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से शासन करेंगे, केंद्र का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 5 साल तक इसी काम में लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने, न काम किया, न काम करने की मन स्थिति थी, केवल केंद्र पर आरोप लगाना। लेकिन NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जो भी शक्तियां मिली हैं, दिल्ली की सरकार को जो भी शक्तियां मिली हैं, इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है। कानून है, उस कानून के अंतर्गत इसके पहले भी सरकारें थी, उन्होंने भी बढ़िया काम किया। तकलीफ केवल आपको क्यों है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, राज्य नगर पालिका मात्र नहीं है, इनको संविधान से शक्तियां प्राप्त होती है। संविधान में संशोधन करके राज्य का निर्माण किया जाता है, समयबद्ध चुनाव होते हैं, जिसको बहुमत मिलता है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। यदि उसका बहुमत खत्म हो गया तो दूसरे दलों को सरकार बनाने का मौका मिलता है। शपथ लेते हैं, राज्यपाल का पद है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का पद है, विधानमंडल है, विधानमंडल की समय समय पर बैठकें होती हैं, तो फिर प्रतिष्ठित, तो फिर नगर पालिका थोड़े हुआ है। संविधान से शक्तियां प्राप्त करती हैं, संविधान जो भी शक्तियां देता है उन शक्तियों का उपभोग करते हैं। और ये जो आरोप लगाते हैं केंद्र पर कि केंद्र हमेशा हस्तक्षेप करता है, ये प्रतिशत गलत है। और फ्री बीज को रोकने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। वैसे आज तक केंद्र सरकार भी फ्री बीज देने की प्रवृत्ति को अभी तक रोक नहीं पाई है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले निर्वाचन आयोग ने एक प्रपत्र तैयार किया है और उस प्रपत्र में राजनीतिक दलों से पूछा गया है कि आप जो भी घोषणा कर रहे हैं मुफ्त में देने की, आप उस पर खर्चा कितना होगा कैलकुलेट करके बताइए, और उस राशि को आप कहां से प्राप्त करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, नए स्रोत प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से आप उस राशि को प्राप्त करेंगे, ये तमाम चीजें। लेकिन राज्य सरकार वर्तमान में क्या करती है, मन मर्जी खर्चा करती हैं, और जरूरत पड़ी, पैसा नहीं है तो वो ओवरड्राफ्ट ले लेती है, या RBI से कर्जा ले लेती है, बैंकों से कर्जा ले लेती है। जो सरकारें आएंगी वो चुकाएंगी, हम तो अपना खर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो अधिक से अधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति है, ऐसी चीजों पर खर्चा करने की प्रवृत्ति है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। फिर चौथा है, आपातकाल और 356 का दुरुपयोग बहुत कम हो गया है। 2000 सन के पहले ये सही है, 356 अनुच्छेद का जितना दुरुपयोग किया गया था, संविधान में अन्य किसी अनुच्छेद का दुरुपयोग नहीं हुआ। जो सरकार अच्छी तरह से काम कर रही थी उनको भी राज्यपालों ने भंग कर दिया और दूसरे दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। लेकिन जब से सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ा है, तब से इस पर अंकुश लगा है। अब आपातकाल हो चाहे संवैधानिक संकट हो, इसका दुरुपयोग कम हो चुका है। अब इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे एक महत्वपूर्ण आयोग बना था सरकारिया आयोग, और इसके अलावा तमिलनाडु की DMK सरकार ने राजा मन्नार समिति बनाई थी। तो राजा मन्नार समिति हो चाहे सरकारिया आयोग है, यद्यपि सरकारिया आयोग की सिफारिशों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। राजा मन्नार समिति तो खैर प्रादेशिक सरकार के द्वारा की गई थी, तो उसका ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन सरकारिया आयोग ने यद्यपि राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन किया है और उसने कहा है कि केंद्र का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, लेकिन उसने यह भी एक लाइन लिखा है कि राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। मतलब संविधान सैद्धांतिक तौर पर राज्य सरकारों को जिस बंधन में बांधा है वो बंधन उचित है। हाँ, इसका व्यावहारिक पक्ष
थोड़ा सा अच्छा हो, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बना रहे, ये सरकारी आयोग ने कहा है। तो राजनीतिक दल हैं, आपस में तू मैं करेंगे, लेकिन तू मैं यदि हमेशा हो तो यह राष्ट्र के, राज्य के विकास के लिए उचित नहीं होता। चुनाव के समय राजनीति होनी चाहिए, बाकी समय विकास पर चर्चा होनी चाहिए। नितिन गडकरी एक बार आए थे और रायपुर आए हुए थे, तो नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि ये सही है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, मैं भाजपा सरकार से, मैं भाजपा दल से हूँ, तो राजनीति या तू मैं तेरी मेरी की भावना एक चुनाव के समय होना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन बाकी समय राज्य के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि राजनीतिक दलों में इतनी समझदारी आ जाएगी, तो इस प्रकार से राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग नहीं की जाएगी। और जैसी परिस्थितियां देश में दिख रही हैं, 1950 में जो विघटनकारी तत्व सक्रिय थे, आज भी जिस प्रकार से हम इन तत्वों को देख रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण अथवा केंद्र सरकार की शक्ति को यथावत बनाए रखना आवश्यक है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।